तो हिमालय एजुकेशन स्कोप फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। आज से जो फ्रेंड्स मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो उसी के हिसाब से मैं ये जो सीरीज है आगे जारी रखूँगा। ये जो क्वेश्चन है घटना चक्र से हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो है इतिहास को हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। अब ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हम सेंट्रल एग्जाम दें या स्टेट एग्जाम दें। अभी जैसे उत्तराखंड में, हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अभी जो है यहाँ पे आर ओ हो गया, बंदी रक्षक हो गया, एसआई हो गया, वीडियो कनिष्ठ सहायक, सभी एग्जामों के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जो है यहाँ पे पाषाण काल, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले नोट्स यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। तो हमें उसे समझना है कि यानी यहाँ पे जो है सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता है, और प्रागैतिहासिक काल के जो है कोई भी लिखित साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और आधे ऐतिहासिक काल आता है, तो आधे ऐतिहासिक काल में हमें जो है कुछ लिखित साक्ष्य देखने को तो मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं वो अपठनीय हैं, नहीं उन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं। और उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में जो है लिखित जो विवरण है वो मिलते हैं। अब प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहड़, जोर्ज आदि आते हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। यह है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम जो है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1863 में। और इसके बाद जो है इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण जो पाषाण संस्कृति है उसको कितने चरणों में विभाजित किया गया? तो इन्हें जो है 3 चरणों में विभाजित किया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद आगे देख लेते हैं उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हमने ऊपर देखा कि जो यहाँ पे काल थे उनको भी 3 कालों में बांटा गया था। यहाँ पे निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इनको जो है 3 भागों में बांटा गया था, और फिर इन उपकरणों को भी जो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को भी जो है इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो है क्रोड उपक्रम, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारिणी। और दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। इसमें जो है मध्य पाषाण काल में फलक उपकरण तथा उच्च पुरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण, ये सभी जो है यहाँ पे मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं, उच्च पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। और सर्वप्रथम जो है पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर, चौपिंग, पैबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। और सर्वप्रथम जो है मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरंपकम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। तो यहाँ पे जो है ये छोटे जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले जो है चापर या चापिंग पैबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से। अगले यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम मद्रास के समीप मधुमरे तथा अतिरमकम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए, और इस संस्कृति के जो है अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पलवरम
नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था और उनके मित्र विलियम किंग ने अति रमकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया और पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र इस काल की अवधि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम में देखा जाता है कि फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है। तो फलक संस्कृति जो है पूरा पाषाण काल से संबंधित है। आगे यहाँ पे कर लेते हैं। उपकरणों का निर्माण जो है क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता है और पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पूर्णतः प्राकृतिक जो मानव जीवन था का काल था वो कौन सा था। तो वो था पूरा पाषाण काल। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण कच्चा मांस खाते थे। यानी पूरा पाषाण काल में जो था अग्नि का प्रयोग जो है उस समय लोगों को पता नहीं था और उस समय जो लोग थे वो कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था और इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। तो जब पूरा पाषाण काल था तो पूरा पाषाण काल के समय न तो मनुष्य को आग की जानकारी थी, ना फसल की जानकारी थी और ना ही इसको खाद्य संग्रह, यानी अगर फसल की जानकारी नहीं थी तो वो फसल को संग्रह कहाँ से करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बन जाता है, आगे देखेंगे कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 और 68 ईस्वी में हुई जब आर्कीबाल्ड कार्लइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि भारत में जो है मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कब मिली और किसके द्वारा मिली। तो ये मिली थी सर्वप्रथम 1867-68 में आर्कीबाल्ड कार्लइल ने, जो विंध्य क्षेत्र में इस रॉक पेंटिंग से यहाँ से खोज निकाले गए। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं और मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं और डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराव, नाहर राव एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा के लिए में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए और इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं और इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे और यहाँ की समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी और विंध्य क्षेत्र के लेखरिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के
जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। तो पशुपालन का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ, तो वो हुआ मध्य पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है और इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ और इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान व बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गेहूं के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, और कब प्राप्त हुए हैं 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य। और यहाँ जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डिवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। तो सबसे पहले जो है चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कोल्डिवा में मिले, जो इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो है 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। माना जाता था कि चीन के यांगनी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईस्वी पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया और बाजरा जो है 5500 ईस्वी पूर्व चीन में, सोरधम 5000 ईस्वी पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईस्वी पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईस्वी पूर्व में और यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मानव ने सबसे पहला पालतू पशु भी कुत्ता ही बनाया था। अब यहाँ पे कुत्ते को लेकर जो है कुछ यहाँ पे तथ्य हैं कि जो पहले जो मनुष्य जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो है जो कुत्ता था वो आज की डेट में भी देखते हैं कि कुत्ता हर जगह क्या करता रहता है, सूंघ के जो है अपने शिकार को देख लेता है या किसी भी चीज को अगर कहीं पर भी अगर छुपाया रहता है तो उसको जल्दी से खोज लेता है। तो इसलिए लोगों ने क्या किया था कि अपने साथ जो है कुत्ते को पालतू बनाया और पालतू बनाते हुए तो कुत्ते को यह लगा कुत्ते फिर क्या होने लगे, मनुष्य के साथ रहने लग गया। तो इसी कारण जो है कुत्ता जो है पालतू पशु, पहला पालतू पशु भी बना। तो यहाँ पे जो है गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी और गुफकरात कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकरात का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, यानी गुफकरात का अर्थ होता है कुलाल और कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। घिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है और नवपाषाण काल पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राख के टिल्ले यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले जो है कर्नाटक के मैसूर के पास
वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके बाद हम देख लेते हैं धातु में सबसे पहले जो है तांबे का प्रयोग हुआ और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग किया जा रहा था। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग व अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहमद, बालावल, बागोर, औजियाना एवं निगुंद। ये पुरास्थल जो है बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ की प्राचीन नाम ताम्बवती आर्यावर्त तांबा वाली जगह है और गिलुंद बालाथात औजियान में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारतें बनी हैं, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति जो है 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई और कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था और यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के जो मूल मृदभांड हैं लाल काल रंग के हैं और जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण किया गया है। कायपा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ पाक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है और इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है और मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रमुख पुरास्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और देमाबाद। पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिका। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईस्वी पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर्स में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो है नेवासा जोरवे संस्कृति से जो है पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और टोटीदार जो है पात्र जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टोटीदार पात्र परंपरा किस संस्कृति की विशिष्ट पहचान है, तो वह है जोरवे संस्कृति की। और जो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में जो है यहाँ से जो है मृतकों की अस्थि और कलश मिले हैं,
क्योंकि इन्हें जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्शों के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पे प्रारंभ हुए हैं। और यहाँ पे अगर घर में जो है फर्शों में जो है यहाँ पे हड्डियां अगर मिल रही हैं, यहाँ पे जो अस्थियां मिल रही हैं, तो ऑब्जेक्टली यहाँ पे बात है कि यहाँ पे घरों के नीचे जो है पहले जो है मृत शरीर को, मृतकों को दफनाया जाता था। और वो किस दिशा में दफनाया जाता था? उत्तर से दक्षिण दिशा में। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईस्वी में पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर जो है, एनसीईआरटी के अनुसार जो है इनाम गांव में 130 से अधिक घर जो हैं और अनेक कब्रें पाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। तो ये पाए गए हैं, एनसीईआरटी के अनुसार ये बात यहाँ पे बताई गई है। और यह बस्ती जो है किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी व पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिलता है। अन्नागार क्या होता है? यानी अनाज रखने का बर्तन। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती बिरान के अलावा पश्चिमी बंगाल के बर्धवान जिले के पांडु राजर ढीबी में और बीरभूम जिले के महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहां खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सैनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहैना। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टीले वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियां और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं और मुख्य अनाज जो प्राप्त हुआ है, चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो है ताम्रपाषाण युग के मवेशी जो थे वो मवेशी पालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। मवेशी का मतलब हो गया यहाँ पे पशुपालन। पशुपालन में वो गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का यहाँ पे शिकार करते थे। यहाँ पे जो है मुख्य अनाज जो है गेहूं था और चावल। यहाँ पे जो है गेहूं और चावल के अतिरिक्त तो बाजरे की भी खेती की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सुरक्षित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सीडेंट बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई हैं और इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे
कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पत्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्र पत्र के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की खानों के निकट पड़ता है। दक्षिणी भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हलूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं और दक्षिण भारत में किरसक की अपेक्षा चारवाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था और 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी तरह से बन सकते हैं, तो इस तरह से जो है इन मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है भारत में सर्वप्रथम जो है 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार ने विभाग के रूप में गठित किया। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववादी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद और जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये क्या था? थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन और थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनित प्रभावों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, हमने वहां भी पढ़ा था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बांगोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रभाव प्रमाण कहाँ जहां मिले हैं वह स्थान है, तो वह है आदमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं मेहदा से और सराय नाहर राव से। मध्य पाषाण कालीन से मेहदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से स्थित बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो जी.आर. शर्मा मेहदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं सराय नाहर राय से और मेहदा से। एक ही कब्र 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहां से निकले हैं? दमदमा से। मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय मेहदा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान जो है एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आप इन्हें सुन भी सकते हैं और अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था और यही समय जब मनुष्य कृषि क्रम में परिचित हुआ। तो कृषि क्रम में मनुष्य का परिचित हुआ था, तो वो हुआ था नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 सितंबर 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज था जो आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई था। अनाजों के पौधे बिल्कुल क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। और वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो बारले 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूं, व्हीट भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं लोहुरा देव से। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य वाला राज्य स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साथ साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लोहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प यही होगा, परंतु लोहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हैं। तो ये है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो यह है मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम जो अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से पूर्व 7000 ईस्वी पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी पूर्व एवं 3500 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं बागोर से। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथिक युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबे और पत्थर का युग जो है प्रारंभ हो रहा था। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक और कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक, कैल्कोलिथिक युग दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल एक पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये किया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 13000 के मध्य निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण काल या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल,
डोलमेन और अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं महिरा। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है। तो यह है संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। कर्नाटक में मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है और इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 चित्र दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है भोपाल में, अब्दुल्लागंज, रायसेन, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये है भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो राइट आंसर बी एस वांककर। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में बी एस वांककर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। गैरिक मृद्भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ये हुआ था हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू ही होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृद्भांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृद्भांड सांस्कृतिक ओसीपी कहा गया है। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृद्भांड प्राप्त किया था और वही इसका नामकरण हुआ। ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ दफनाते थे? तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नैदासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ था बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है और गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? तो ये मिलता है बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? यह है लेखिया से। डॉक्टर जे.एल. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो है अभिकथन दिया गया और दूसरा कारण दिया गया है। तो विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रजनन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये किया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम
1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था और उन्हीं भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने 39 क्वेश्चन भी करे और इसको हमने एक्सप्लेन भी किया किस तरह से। यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता से हमने यहाँ पे देखा। तो उसके बाद हमने देखा जो पाषाण काल से संबंधित। इसके बाद हम देखेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये वाला जो लेक्चर रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे लेकर आऊँगा। अगर आपको जो है ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगर इसमें कोई और यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट थोड़ा छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा पढ़ने में भी इनमें दिक्कत हो रही है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है इन्हें क्लियर नहीं पढ़ा जा रहा है। बाकी जो है आप लोग बताना कि किस तरह से जो है अगर क्वेश्चन लेके आना है, जो आगे ये एक्सप्लेन नोट्स दिया है इसको भी एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो अगर केवल क्वेश्चन करने होंगे तो आप ये भी आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जो घटना चक्र है, घटना चक्र से भी हमारे जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।